गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें हम आपको कुछ बताएंगे ट्रिक्स, कुछ होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक, तो इसी के साथ अगर कोई न्यू स्टूडेंट आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और पुराने वाले जितने भी हैं वो शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे क्लास को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये निम्नलिखित लिख रहा है, तो इसमें से कौन सा भाषा विकास के संबंध में संवेदनशील अवधि है। तो ये होती प्रारंभिक, बचपन का प्रारंभिक काल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। और इसमें भी कौन सा, 2 से 6 साल वाला। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिकरण का द्वितीयक एजेंट है। देखो द्वितीयक पूछे ना तो सबसे पहले परिवार को हटा देना। परिवार यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो बाकी जो बचा ना वो द्वितीयक बच जाएगा, सेकंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात करते हैं बताओ। लेव वाइगोत्स्की करते हैं मेक बिलीव प्ले, सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कह सकते हो आप इनको। ठीक है, और इन्हें क्या कह सकते हो, सेकंड वेव ऑफ, दूसरी लहर कंस्ट्रक्टिविस्ट की, मतलब दूसरी लहर निर्मितवाद की कहा जाता है इन्हें, लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि पहली किसको कहा जाता है, पियाजे को। तो इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। तो इनके अनुसार क्या है बताओ। स्कीमा की तो बात करी नहीं इसने, इन्होंने संतुलन की बात की नहीं, प्रोत्साहन की बात, इन्होंने सामाजिक संपर्क की बात करी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। किस पे प्रयोग किए, अपने बच्चों पे प्रयोग किए। कितने बच्चे थे इनके, 3। तो एज 4 से 12। ठीक है, और इनको कब, 1936 में इनकी जो काम थे ना, कॉग्निटिव थ्योरी, इसको थोड़ी उपलब्धि मिलना चालू हुई, मतलब इन्होंने किया ये काम, सॉरी, कॉग्निटिव थ्योरी का काम इन्होंने कब लॉन्च करी, 1936 में। तो ये कहते हैं सक्रिय खोजकर्ता होता है बच्चा, तो पर्यावरण से सक्रिय खोज करता है। या बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने बोला, ये क्वेश्चन आता है कि नन्हा वैज्ञानिक किसने बोला, जीन पियाजे ने। 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, याद रखना इतना। नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। ठीक, और इन्होंने क्या दिया है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किताब है इनकी। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये भी किताब है इनकी। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप करने के लिए शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, तो क्या कर रहा है वो बताओ। हतोत्साहित नहीं कर रहा है, पुनरावृत्ति की बात नहीं हो रही, प्रतिबंध की बात नहीं हो रही, खोज को बढ़ावा दे रहा है वो। किसको बढ़ावा दे रहा है, खोज को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त बताओ। शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं, गलत बात। नियंत्रित, गलत बात। अधिनायक, गलत। अधिनायक समझ रहे हो, ये तो वो अनिल कपूर नहीं है, नायक पिक्चर का वो वाला हिसाब हो गया। तो कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए अगर बच्चों का भावनात्मक विकास करना है। भावनात्मक किससे रिलेटेड, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। अफेक्टिव, साइकोमोटर, 3 डोमेन किसने दिए थे, ये ब्लूम ने दिए थे ना। तो इसमें ये अफेक्टिव वाले पे सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, क्रेथवेल ने किया था, याद रखना। ठीक, क्रेथवेल, मासिया, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, यदि नीचे दिए गए लड़के और लड़कियों के बारे में कुछ कथन दिए गए तो आपके अनुसार कौन सा सत्य बताओ। तो देखो इस तरीके से कोई लड़के और लड़कियों के बारे में कथन दे रखे हो ना, तो हम लोग जो अपनी सोसाइटी में देखते हैं उस चीज़ को पहले काट देना कि लड़कों को घर के, देखो लड़कों को घर से बाहर गतिविधि करने की मदद करनी चाहिए, काट दो। लड़कियों को विज्ञान नहीं, सॉरी, लड़कियों को गृह विज्ञान और लड़कों को विज्ञान, ये भी काट दो। लड़कियों को घरों के काम में मदद, गलत। जो हमारी जो भूमिका रही है ना, हमारी भूमिका रही है लड़कों की बाहर काम करना, लड़कियों की घर में काम कराना, उससे उलट करके जवाब देना चाहिए इस सत्य वाले में। तो इसका मतलब है लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। तो इसके अनुसार क्या होगा फिर, लैंगिक जो रूढ़वादिताएं बनी हुई है ना कि लड़कियां ऐसा करेंगी लड़के ऐसा करेंगे, वो टूटेंगी, वही इसका उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, देखो एक बच्चा की नोटबुक रिवर्स इमेज, मिरर इमेज और आदि लिखने में त्रुटियां दर्शाता है, तो क्या है उसमें, क्या है बताओ। अधिगम विकलांगता कहते हैं इसे। कौन से, अधिगम विकलांगता। ठीक है, याद रखो, सीखने का नुकसान है नहीं, कठिनाई है नहीं, समस्या है नहीं। इसे पता क्या कहेंगे, वही जो डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, वो जो पढ़ाता हूँ मैं आपको, सैमुअल किर्क ने जो दी थी 1963 में, तो यही लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ है, तो उसे ही कह रहे हैं अधिगम विकलांगता। आंसर हो जाएगा बी। और इसमें कौन सी होगी, रिवर्स इमेज वगैरह में डिसलेक्सिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्या, सबसे अच्छा है कि सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करो। ठीक है, सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने वाले को शामिल करना ही सबसे अच्छा है, किसमें, शिक्षक ज्ञान का निर्माण करा रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किस पे आधारित है, सभ्यता एंड प्रगति नाम का निबंध किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इस पे आधारित है। शांति शिक्षा पे जोर देते हैं इसमें, ये भी याद रखो। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये पूछ रहा है,
तो देखो, छात्रों को उत्तीर्ण और असफल के समूह में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, गलत बात, इसकी बात नहीं कही। बच्चों को डांटने के लिए शिक्षक को एक रास्ता प्रदान करता है, डांटने की बात नहीं करता। देखो, कुछ बच्चों को कक्षा से निकलने के लिए स्थान प्रदान करता है, गलत। तो ये पता है क्या करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, समाधान की पहचान करने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखो। अच्छा, ये 1993 में यशपाल कमेटी आई थी, बनी थी, शिक्षा बिना बोझ के, उस पर आधारित है ये NCF 2005 अपना। ठीक है, और NCF 2005 नहीं, चौथा NCF है। इससे पहले 1975, 88, 2000 और फिर आया था चौथा 2005 में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रख लो, आज ही का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष किसने घोषित किया है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में अब। तो ये अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर, पेमा खांडू जहाँ के CM है, याद रखना। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किस में होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में होती है। इन्होंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अपसारी सोच, अपसारी सोच। ठीक है, और ये क्या है, अभिसारी सोच। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है बताओ। उपचार अगर आप किसी चीज़ का करना चाह रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, उसका निदान। निदान में क्या हो जाएगा, कारणों की पहचान। कारणों की पहचान हो जाएगी कि दिक्कत कहाँ आ रही है बच्चे को, क्यों समझ नहीं पा रहा है वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, सॉरी आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन बताऊँ, ये जो नीचे लिख रहा है ना, ये व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि पे किसने काम किया, प्लेटो ने बहुत काम किया व्याख्यान विधि पे। ये क्वेश्चन आता है, इसे याद रख लेना अलग से। नेक्स्ट, दृश्य शब्द सामग्री कौन सी है, दृश्य सामग्री कौन सी, सॉरी दृश्य सामग्री पूछ रहा है, तो कौन सी, चलचित्र क्या हो जाएगी, दृश्य और श्रव्य दोनों हो जाएगी। पत्र पत्रिकाएँ कैसी हो जाएंगी, चित्र विस्तारक या चित्र। ये पूछा है दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है, तो चलचित्र कैसी हो जाएगी, दृश्य श्रव्य। और ये और ये कैसी हो जाएंगी, दृश्य हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आंसर हो जाएगा बी, तो नहीं पूछा था ना इसीलिए। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है, भाषा शिक्षण का सामान्य, रुचि जागृत करने का, प्रेरणा का, व्यवहारिक ज्ञान का, ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, छात्रों का शब्द भंडार। छात्रों के शब्द भंडार में सबसे अधिक वृद्धि किसमें होगी बताओ। एक चीज़ याद रखना, जो बच्चा होता है ना छोटा, उसका शब्द भंडार कैसे बढ़ता है, जब वो क्या करता है, सुनता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नए नए शब्द सुनता है उतना ही उसका शब्द भंडार अच्छा होता है। तो किससे होगी, शब्द श्रवण कौशल से होगी। ठीक है, पढ़ने से नहीं होगी, उच्चारण से नहीं होगी। जितना ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स का आपका कलेक्शन बनेगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षण सूत्र कौन सा है, मनोवैज्ञानिक बताओ। अमूर्त से मूर्त नहीं आते, निगमन से नहीं आते, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। किससे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ये किस में आधारित है, आगमन विधि पर आधारित है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ा होगा विश्लेषण और संश्लेषण। तो सबसे पहले संश्लेषण करते हैं या विश्लेषण करते हैं बताओ। पर सबसे पहले किया जाता है विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण। ये चीज़ याद रखना, पूछा जाता है कि विश्लेषण पहले होता है या संश्लेषण। तो पहले विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, साचर विधि के प्रवर्तक कौन है, ये मारिया मॉन्टेसरी हैं। इन्होंने 3 साल के बच्चों से पे किया कि 3 साल के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। और इन्होंने जैसे होता है ना LSRW, तो ये तो होता है जर्नल, सब लोग ऐसे करते हैं। मगर मॉन्टेसरी क्या कहती हैं, LSWR, पहले क्या लिखना सिखाओ, फिर रीड पढ़ना सिखाओ। ठीक है, याद रखना। और ठीक है, इतना ही याद रखो। और एक चीज़ याद रखना, हाँ चलो मैं बता देता हूँ। कॉल सैनिक ने, किसने, कॉल सैनिक ने मनोविज्ञान का जनक किसको माना है, ये क्वेश्चन आता है। तो कॉल सैनिक ने मनोविज्ञान का जनक माना है प्लेटो को। केवल कॉल सैनिक की बात कर रहा हूँ, जर्नल बात नहीं कर रहा। जर्नल अगर बात पूछोगे तो अरस्तु है मनोविज्ञान के जनक। क्यों, क्योंकि अरस्तु के दर्शन शास्त्र से ही तो निकला ये। ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। और मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की थी, इटली की थी, ये भी याद रख लेना, ये पूछा गया है। और किस चीज़ पर जोर दिया, खेल विधि है इनकी भी, खेल विधियों के अंदर ही आती है इनकी विधि। और संज्ञा मतलब जो इंद्रियां वगैरह है ना, उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया, इंद्रियों के द्वारा सीखे बच्चा, खुद से सीखे, करके सीखे, खेल के सीखे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विचार की विशेषता, विचार की विशेषता बताओ क्या होती है। ये मानसिक गतिविधि पर आता है। तो विचार कहाँ पे आते हैं, आपके दिमाग में ही तो आते हैं। कहाँ आते हैं, दिमाग में आते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा, ब्लूम के वर्गीकरण में निष्कर्ष की वैधता का किस पे फ़र्क पड़ता है बताओ। क्रिएटिंग है नहीं, इमोशन है नहीं, ये फ़र्क पड़ता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन की बात करिए। अच्छा, ब्लूम ने अपना कब दिया था, 1956 में दिया था। ठीक है, कॉग्निटिव पे सबसे ज़्यादा काम किया था, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और अप्लाई, एनालाइज, सिंथेसाइज, एवेल्युएशन, इस तरीके से इसने स्टेप दिए हैं, याद रख लेना ये। ठीक है, और ये एनालाइज आखिरी में, सिंथेसाइज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाता है 2001 में जब वो रिवाइज हुआ है इसका ये।
ठीक है, याद रख लेना ये, रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग करके इस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, छात्रों को छात्रों को आज्ञाकारी, विनम्र, आदरकारी, नियमों का पालन करने वाला, शिक्षक को नियंत्रित में होने वाला, मतलब शिक्षक के नियंत्रण में होने वाला, ये सब किस प्रणाली के? ये पारंपरिक शिक्षा। जब वो बचपन, मतलब आप देखो अभी जब से ये अपना आया है 2009 से आरटी, तब से तो मारपीट बंद हो गई है। मगर पहले क्या करते थे, आज्ञाकारी होना चाहिए बच्चा। वो सुनी नहीं है आपने, जितने भी इसके अच्छे छात्र के क्या क्या गुण होने चाहिए, आज्ञाकारी, विनम्र और ये नियमों का पालन करने वाले, ये सब पारंपरिक अपनी जो शिक्षा प्रणाली है ना उस पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 से स्टार्ट हुई है ना, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट देखो, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत समझ लो, ये नोम चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है, और इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी दिया है, और इनकी एक बुक है कौन सी, सिंथेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके से। ब्रूनर ने किस चीज़ पे जोर दिया है, ये क्या आ गया, सॉरी, ब्रूनर ने जोर दिया है आगमन विधि पर। किस पर? आगमन विधि पर। ठीक है, और जैसे आशुबेल हैं, आशुबेल ने किस पे दिया है, निगमन विधि पर। ठीक है, तो इन्होंने किस पे दिया है, ब्रूनर ने आगमन विधि पर। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 स्टेज बताई इन्होंने। ठीक है, पंडूरा को क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये भी कहा जाता है इसे, याद रखना। ठीक है, इतना याद रख लें। स्टीफन क्रेसमर ने सेकंड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट दिया है। आंसर हो जाएगा ए। प्लीज़ शेयर करना ना वीडियो, अच्छा लगे तो। एक स्पर्श विद्यार्थी डैश से सीख सकता है। स्पर्श विद्यार्थी किससे सीखेगा, स्पर्श करके सीखेगा। वो नहीं सुनिए आपने, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि दी थी, 6 पॉइंट्स पे आधारित है, 6 बिंदु होते हैं ना उस पर, इस तरीके के, उससे तो सीखा जाता है, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, और अच्छा, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि 1854 में दी थी या नहीं दी थी, ये आप बताना, कब दी थी, ये सही है या गलत है, आप ये बताना, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि कब दी थी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। नेक्स्ट, अच्छा, विविध शिक्षार्थियों की कक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए, बताओ। उन्हें याद करने के लिए नोट्स देने की, गलत। ज़्यादातर व्याख्या, गलत। विभिन्न आयामों या विभिन्न अधिगम की स्थिति प्रदान करनी चाहिए उन्हें। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, निगमन विधि पे इतना जोर नहीं देते हम, आगमन निगमन से पढ़ाते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम विकलांगता गणित से संबंधित है। गणित से संबंधित कौन सी, डिस्कैलकुलिया है। डिसलेक्सिया किससे, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, एक डिस्टोनिया और नया है, ये मैं बताऊँ, एक ही जगह बैठे रहने से, एक जगह बैठा रहता है बच्चा। ठीक है, और इतना याद हो। और डिस्थीमिया और याद रख लो, थीमिया, ये तनाव से रिलेटेड है। किससे, तनाव। डिस्फेजिया है, वो बोलने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चतुरांगात, ऐसे समझो, एक सेकेंड, ऐसे समझो, ये जो लिख रहा है ना, क्वाड्रिप का मतलब होता है 4। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, तो क्वाड 4 का मतलब देखो, दोनों हाथ और दोनों पैर मिलके क्या बन जाएंगे, 4। ये दोनों प्रभावित होते हैं इसमें। ठीक है, और ये थोड़ा जो आपकी बैकबोन है ना, उसमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट, अच्छा देखो, डिसलेक्सिया को किस रूप से जाना जाता है, देखो पहचानने का अभाव होता है इसमें तो देखो आंसर ही दिख रहा है, आंसर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समावेशी का तत्व नहीं है, निर्णय लेने की भागीदारी, विविधता, अवसर देना। देखो यहाँ देखो 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो, तो इसे आंसर लगाया जाना, ये बताता हूँ ना हर बार, तो यही होगा। ये देखो, भागीदारी, सम्मान, अवसर दे रहा है, इसमें कमी दे रहा है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हमारी अपनी दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, विभिन्न भावनाओं के बीच अंतर उचित रूप से लेना, इस सब को क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये किसने दिया है, इस पर काम किया है 1905 में, किसने, गोलमैन ने, अपनी किताब दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस किसने यूज़ किया था, पीटर साल्विन, उन्होंने 4 प्रकार की बताए थे बुद्धि। ठीक है, याद रखना ये सर, ये पीटर साल्विन ने सबसे पहले काम किया था इमोशनल इंटेलिजेंस। ये पूछा जाता है कि किताब किसकी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो डैनियल गोलमैन की है। कब दी थी, 1905 में, 5 प्रकार की बुद्धि बताई थी, याद रखना इतना। नेक्स्ट, अच्छा, इदम में क्या होता है, इदम अहम पराहम सुनाई, सिगमंड फ्राइड के दिए हुए मनोविश्लेषण सिद्धांत। एक मनोलैंगिक सिद्धांत भी है जिसमें 5 स्टेज बताई हैं, ओरल, एनल, फैल, लेगटिस, जेनिटल। इन्होंने 2 वो भी बताई हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, एरोस, थानोटोस, ये बताएं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो इसमें क्या होता है, लिंग वृत्ति और आक्रामक वृत्ति दोनों होती हैं। तो आपकी जो सेक्स इंस्टिंक्ट होती है ना, एग्रेसिव, गुस्सा वगैरह या सेक्स से रिलेटेड जो भी होता है आपका, वो सब इदम में होता है। या इदम को आप क्या पता कह सकते हो, पशु प्रवृत्ति कह सकते हो। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि दैवीय प्रवृत्ति, दैवीय, तो वो क्या होता है, सुपर ईगो होता है। इदम अहम पराहम, हाँ सुपर ईगो होता है, सही याद रखना। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे, ये पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रिया नहीं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रिया बता रहा हूँ।
चलो लिख के बता दे रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूज हो जाओ। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। और एक इनकी बेटी थी, बेटी ने भी इनने बहुत काम किया, अन्ना फ्राइड, इसका भी नाम याद रखोगे। ये सिगमंड फ्राइड की बेटी कौन थी? अन्ना फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड का शिष्य कौन था? यूंग, जिसने बर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था, ठीक है, याद रखना। अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया था, कितने शब्द दिए थे उन्होंने? 100, ठीक है, इसे याद रखना। और द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस की किताब भी है यूंग की, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम का पठार कब बनता है? जब से अस्वस्थ हो और कार्य जटिल हो। मतलब जब आपका जो, ऐसे समझो, आपको मैंने मैथ पढ़ने को दे दिया और अब मैथ के अंदर ना कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर आ गया, तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स हो गया ना नेचर टास्क का, तो अब आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से चल रहे थे, फिर ये फ्लैट हो जाएगा कर्व, जो ये हो जाता है ना, इसे ही कहते हैं अधिगम का पठार। या आप बीमार हो गए, बीमार होकर पढ़ने का मन नहीं करता, तब भी पठार बन जाता, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इतने ही थे आज। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि सिगमंड फ्राइड की कोई बुक का नाम बताना, या मनोलैंगिक जो सिद्धांत दिया इन्होंने, उनकी इन्होंने 5 स्टेप बताएं, 5 स्टेज, तो उन स्टेज को लिख के बता देना कि कौन सी हैं 5 स्टेज, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ शेयर करना हो सके तो। देखो ये ना वीडियो अपलोड होती है, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।